आइडिया से पर्दे तक कैसे सोचता है फिल्म का लेखक? राम कुमार सिंह, सत्यांशु सिंह। चैप्टर 5 ढांचा स्ट्रक्चर। ड्रामा इज बेस्ड ऑन द मिस्टेक आई थिंक समवन इज माई फ्रेंड when he really is my enemy, that I am free to marry a woman when in fact she is my mother, that this person is a chambermaid when it is a young nobleman in disguise, that this well-dressed young man is rich when he is really a penniless adventurer, or that I do this such and such a result will follow when in fact it results in something very different. All good drama has two movements. First the making of the mistake, then the discovery that it was a mistake. W.H. Auden। घर से सिनेमा हॉल तक आकर पैसों से टिकट खरीद कर जब आपका दर्शक अपनी सीट पर बैठता है तो वो आपसे उम्मीद करता है कि आप उसे कुछ बढ़िया दिखाने वाले हैं। हम लेखकों को दर्शकों के इस विश्वास की कद्र करनी चाहिए। एक अच्छा आइडिया, अच्छे बने हुए किरदार और मज़ेदार कहानी हमारा काम आसान तो करते हैं, पर हमें कुछ और बातों को लेकर सावधान रहने की ज़रूरत है। इसमें एक है कहानी का फोकस, जिससे एकदम सदा हुआ होना चाहिए। फोकस थोड़ा बहुत भी इधर उधर होगा तो कहानी अपनी पकड़ खो देगी। और दर्शक बोर होने लगेगा। साथ ही कहानी में स्पष्टता और सादगी ज़रूरी है। दर्शक को पता चलना चाहिए कि हो क्या रहा है। अगर उसे समझ ही नहीं आ रहा तो भी कहानी से उसका विश्वास कम हो जाएगा। सादगी का अर्थ है हर वर्ग और क्षेत्र के दर्शक के लिए अलग हो सकता है, और फिल्म दर्शकों को कम समझ आ सकती है, लेकिन वयस्क दर्शकों के लिए बहुत ही सरल हो सकती है। लेकिन जहाँ तक संभव हो कहानी सबको समझ में आने वाली होनी चाहिए, और ज़्यादातर कहानियों में यह संभव है। कहानी की लय को आपको डिज़ाइन करना पड़ता है। यही वो गुण है जो आपको एक लेखक के रूप में दूसरों से अलग कर सकता है। कहानी में दर्शक की रुचि बनी रहने के लिए कहानी में गति होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कहानी थमी हुई सी लगे। हर 5 मिनट में कहानी में कुछ ऐसा हो कि लगे कि वो आगे बढ़ रही है, लेकिन कहानी एकदम तेज़ी से आगे जा रही है। यह भी ठीक नहीं। आपको थोड़ा ठहरना पड़ेगा, फिर थोड़ा आगे बढ़ेगी, फिर तेज़ होगी और फिर थोड़ा रुकेगी। यह रिदम यानी लय हासिल करना और समझना भी चुनौतियों से कम नहीं है। कहानी की लय को आपको डिज़ाइन करना पड़ता है। यही वो गुण है जो आपको एक लेखक के रूप में दूसरों से अलग कर सकता है। इसका कोई मंत्र आप एक दिन में पढ़कर नहीं सीख सकते। क्लासिक फिल्मों की पटकथाएं पढ़कर और दूसरों की फिल्में देखते हुए यह लय आप समझने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन लेखक के तौर पर सालों की मेहनत और अनुभव से ही आप सही मायने में इसे सीख सकेंगे। पिछले अध्यायों में हमने जिक्र किया है कि सिनेमा की कहानी में समय एक बहुत ज़रूरी अवयव है, यानी सिनेमा में समय आपकी पूंजी है। यह पूंजी आप हर मिनट किस तरह कहानी कहते हुए खर्च कर रहे हैं, यह ध्यान में रखना ज़रूरी है। हमारी कहानी एक लय में समय के साथ आगे बढ़ती रहे, इसलिए फिल्म लेखन में स्ट्रक्चर यानी ढांचा या बनावट की
बहुत अहमियत है। कहानी की बनावट को लेकर लेखक आमतौर पर एक समस्या से जूझता है। आपके दिमाग में एक आइडिया है, उसे एक कहानी के रूप में विकसित भी नहीं किया और आपने पहला सीन लिखना शुरू कर दिया। मुमकिन है वो सीन भी बहुत अच्छा बन पड़ा, फिर दूसरा और तीसरा सीन भी अच्छा बन पड़ा। हर सीन अच्छा बना रहे हैं, लेकिन कहानी का फोकस और घटनाक्रम ठीक है कि नहीं, यह कैसे पता करेंगे? कौन सी घटना पर कितना फोकस देना है? अगर यह हम लिखना एक लंबी और थकाने वाली प्रक्रिया है, आप 100 पेज लिखते हुए भी जा रहे हैं और आश्वस्त भी नहीं हैं। ऐसे में होता यह है कि एक समय के बाद आपका मन उचट जाता है, आपका आत्मविश्वास भी हिल जाता है। आपको लगता है यह कहानी काम करेगी ही नहीं। फिल्म में दृश्य और संवाद के जरिए कहानी कहना असल में एक जंगल बनाने जैसा है। ऐसा जंगल जो हमने बनाया है और उसी में भटक गए। फिल्म का लेखन है ही ऐसा कि उसमें घुटने और भटकने से आपको कोई नहीं बचा सकता। आपने पूरी कहानी बनाई नहीं, फिर आपको कुछ दृश्य या संवाद में कुछ छोटी छोटी बातों से प्यार हो गया। इसके बाद आप थोड़े और जिद्दी हो गए, फिर से लिखना पड़े या कोई बाहर निकलने का रास्ता दिख रहा हो तो भी आप उसी रास्ते पर अटके रहेंगे। सोच लेंगे कि मुझे तो यही ठीक लग रहा है, अब चीज़ें बदली नहीं जा सकती। अगर ऐसा हो गया तो जो कहानी आपने ही बनाई, उसमें उलझने के बाद उससे बाहर आने का रास्ता कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। इसे कुछ ऐसे समझिए कि अगर आप जंगल में भटक गए हैं तो वो क्या उपाय हैं जो आप करेंगे। आमतौर पर सूझता है किसी ऊंचाई वाले स्थान पर जाकर देखें कि जंगल का विस्तार क्या है। आप देखेंगे कि जंगल में कौन सी चीज़ कहाँ है और एक आध जगह को पहचान कर आप में वापस आत्मविश्वास आएगा कि उधर से आप गुजरे थे। उसी जगह वापस पहुंचकर आप बाहर जा सकते हैं। इसे ही हम चॉपर सिद्धांत कहते हैं। आप एक हेलीकॉप्टर मंगाइए, उसमें बैठकर इतना ऊपर जाइए कि जंगल में जिन छोटी मोटी चीज़ों से आपको लगाव हो गया था वो आपको दिखना बंद हो जाए। अब बस आपको एक दिन एक जंगल ही मोटे तौर पर दिखाई दे। चॉपर सिद्धांत का आशय यह है कि कहानी बनाते समय किसी भी समय आपको लगे कि किसी खास चीज़ों से आप चिपक गए हैं तो कहानी को वहीं छोड़ दें। सब कुछ भूलकर ऊपर उठ जाएं, इतना दूर हो जाएं कि सिर्फ मूल कहानी ही आपको दिखाई दे। वे छोटी चीज़ें सब गायब हो जाए जिनमें आपका मोह हो गया था और नए सिरे से सोचने लगे। जो कहानी नज़र आए वह वापस उसके करीब आए। जब शायद आपकी कहानी का उचित स्ट्रक्चर नज़र आए। यह एक अभ्यास है जो आपको करना चाहिए। इस सिद्धांत को व्यवहार में लाने के लिए पहला बिंदु है लॉग लाइन। अपनी कहानी को 40 से 50 शब्दों वाले एक वाक्य में कहने की कोशिश करिए। जैसे क्वीन की कहानी की लॉग लाइन देखते हैं। शादी से ठीक एक दिन पहले अपने मंगेतर से ठुकराई गई लड़की अकेले हनीमून पर निकलती है और यूरोप में नए दोस्त बनाते हुए, नए अनुभवों से गुजरते हुई सीखती है कि खुशी का रहस्य है खुद से प्यार करना। या फिर लगान की लॉग लाइन देखिए। ब्रिटिश राज में उत्साही युवा भुवन अपने दमनकारी प्रशासक के साथ एक अनजाने खेल क्रिकेट में जीतने की चुनौती स्वीकार करता है और गांव और टीम की समस्या से जूझते हुए अंततः जीतकर अपने गांव को लगान से बचाता है।
लेखक के रूप में आपको अपना ही लेखन पढ़ते हुए उसके फोकस, उसकी सादगी और स्पष्टता पर काम करना चाहिए। आप समझ गए होंगे कि लॉग लाइन में सिर्फ आपका मुख्य किरदार आएगा और कहानी की यात्रा का संकेत मिलेगा। मोटे तौर पर संघर्ष भी दिख जाएगा। हम इस लॉग लाइन में कहानी की शुरुआत और अंत लिखते हुए मध्य हिस्से का एक हल्का सा संकेत दे सकते हैं। यह लिखने में आपको समय लग जाएगा। पहली बार में 70 से 80 शब्द हो जाएंगे। आपको लगेगा आप इसके अलावा भी कुछ कहना चाहते हैं। कई बार एक ही वाक्य में कहने में परेशानी होगी। ये सब करके भी आप देखेंगे कि आपकी बात अब भी स्पष्ट नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए, लेखक के रूप में आपको अपना ही लेखन पढ़ते हुए उसके फोकस, उसकी सादगी और स्पष्टता पर काम करना चाहिए। आप कई बार लिखकर अपनी लॉग लाइन को ठीक कर सकते हैं। लॉग लाइन सूचना परक और प्रभावी तरीका है अपनी कहानी को स्पष्ट करने का। यानी कहानी आगे बढ़ाते हुए कहीं पर भी संदेह होता है तो वापस लॉग लाइन पर जाकर देख सकते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। यह दिखने और समझने में साधारण लग रही है, लेकिन यकीन मानिए यह काफ़ी प्रभावशाली उपाय है। लॉग लाइन नहीं सीखेंगे तो आपको अपनी कहानी में हर चीज़ महत्वपूर्ण लगेगी। लॉग लाइन का अनुसरण करेंगे तो आपको यह समझ में आता रहेगा कि क्या छोड़ा जा सकता है। अब आपको इन 50 शब्दों को बढ़ाकर 100, 200 या 300 शब्दों में लिखना है। आप विकिपीडिया पर जाइए, वहाँ आप पढ़कर समझ सकते हैं कि किसी फिल्म का प्लॉट कैसे लिखते हैं। किसी डीवीडी को उठाइए या किसी उपन्यास को उठाइए, पीछे कहानी का संक्षेप में विवरण होता है। इस तरह आपको अपनी कहानी को लिखना है, सीन या संवाद नहीं लिखना है, बस कहानी की आउटलाइन लिखनी है। आप 300 शब्दों में लिखेंगे तो कहानी थोड़ी और स्पष्ट हो जाएगी। एक बार घटनाक्रम को लेकर कुछ बातें साफ होगी। इस तरह धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। हम काफ़ी समय बिताएंगे, कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। 3 अंकों का फॉर्मूला, द 3 एक्ट स्ट्रक्चर। समय के लिहाज से कहानी की बुनावट करने के लिए जिस औजार का इस्तेमाल आमतौर पर फिल्म के लेखक करते हैं वो है 3 अंक का फॉर्मूला, यानी 3 एक्ट स्ट्रक्चर। 3 अंकी फॉर्मूला किसी भी कहानी को कहने का एक वैज्ञानिक और अध्ययन किया हुआ नुस्खा है और जिसने सिनेमा की कहानी को 3 हिस्सों में बांटने की कोशिश की है, शुरुआत, मध्य और अंत। पहला अंक, शुरुआत यानी सेटअप। शुरुआत का अर्थ यह है कि आप कहानी का आधार तय कर देते हैं। सबसे पहले आप दर्शकों से अपने पात्रों का परिचय कराते हैं, कहानी की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं और कहानी को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं जहां दर्शक को यह समझ में आ जाता है कि फिल्म किस बारे में है। इतना आप 10-12 मिनट में नहीं कर पाएंगे, और अगर आप 30-40 मिनट तक का समय ले लेंगे तो वह कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो कोई बीच का रास्ता पकड़कर चलिए। ध्यान रखिए, यह प्रक्रिया मज़ेदार होनी चाहिए। आपने लंबा समय इसी में खर्च कर दिया तो आप शुरू में ही दर्शक पर पकड़ खो देंगे। अगर आपकी फिल्म कुल
100 मिनट की है तो यह हिस्सा लगभग 20 मिनट होगा। जैसे टाइटैनिक को देखते हैं, एक डूबे हुए जहाज के कुछ पुर्जे तलाश से जा रहे हैं और इंटरकट्स में एक बुजुर्ग महिला अपनी जहाज यात्रा का संस्मरण सुना रही है। पहली बार खुद को खोलते हुए वह कहती है कि एक औरत का हृदय रहस्यों का गहरा समंदर होता है। वही हम देखते हैं कि एक जहाज चलने की तैयारी कर रहा है। सब लोग अपनों को विदाई दे रहे हैं। जैक भी जुए में टिकट जीतकर टाइटैनिक पर चढ़ता है। इसी घटना में जैक कुछ ही देर बाद रोज को आत्महत्या करने से बचाता है। दर्शक को समझ में आ जाता है कि यह कहानी रोज और जैक की प्रेम कहानी होने वाली है, जो उस जहाज पर घटी थी। जहां पहला अंक पूरा होता है। क्वीन की कहानी पर गौर करिए। घर में शादी का माहौल है, सब लोग खुश हैं। रानी अपनी शादी को लेकर ज़्यादा ही उत्साहित है। रानी अपने प्रेमी से मिलने जाती है, वह शादी से इनकार कर देता है। पूरे घर में सन्नाटा है। दादी समेत सब लोग रानी को सांत्वना देते हैं। रानी तय करती है कि वह अकेली ही हनीमून पर जाएगी और उड़ जाती है। तब जाकर दर्शक को यह पता चल जाता है कि यह कहानी रानी की यात्रा की है। यहाँ पहला अंक पूरा होता है। लगान को देखिए। हिरण का शिकार। क्रिकेट के खेल पर भुवन की टिप्पणी। अकाल के बाद घिर आए बादलों को देखकर गांव वालों का उल्लास और फिर दोगुना लगान के अंग्रेजी हुकूमत के ऐलान के बाद छाई मायूसी। लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि फिल्म किस बारे में है। फिर भुवन को कैप्टन रसेल चुनौती देता है कि क्रिकेट खेल में हमारी टीम से अगर तुम जीतोगे तो लगान माफ़ हो जाएगा और हार गए तो 3 गुना लगान देना पड़ेगा। भुवन जो ही शर्त मंजूर करता है, यह साफ हो जाता है कि यह फिल्म अब क्रिकेट मैच के जरिए लगान माफ़ कराने की कहानी है। जैसे चक दे इंडिया में कबीर खान लड़कियों का कोच बनना कबूल करता है, तो हमको समझ में आता है कि यह फिल्म महिलाओं की हॉकी पर है और कबीर खान अपने सिर पर लगा दाग इस टीम के साथ काम करते हुए मिटाने वाला है। जय और वीरू यह तय करते हैं कि वे ठाकुर की मदद करेंगे, तो समझ में आता है कि शोले गब्बर सिंह को पकड़ने के बारे में है। इसलिए फिल्म किस बारे में है यह हमको सब तब पता चलता है जब नायक उस यात्रा के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है। पहला अंक कहानी और किरदार के साथ साथ आपकी पूरी फिल्म को सेटअप करता है। पहले अंक के अंत तक आपको यह भी तय करना है कि दर्शक आपके किरदारों से प्यार करने लगे और उनकी कहानी जानने को उत्सुक हो। चरित्र निर्माण में जितनी मेहनत आपने की है उसका इस्तेमाल करके फिल्म के पहले 15 से 20 मिनट में आपको दर्शकों को बांध लेना है। आपकी फिल्म का टोन भी पहले अंक में स्थापित हो जाना चाहिए। कहानी कॉमेडी है या हॉरर, एक्शन है या ड्रामा, या ये दर्शकों को स्पष्ट हो जाना चाहिए। यानी पहला अंक कहानी और किरदार के साथ साथ आपकी पूरी फिल्म को सेटअप करता है। दूसरा अंक मध्य भाग यानी कन्फ्रंटेशन। पहले अंक में कहानी का सूत्र स्थापित हो चुका है, उसके बाद कहानी कभी ऊपर जाएगी तो कभी नीचे जाएगी। इसमें नायक नई दुनिया के नए नियम समझने की कोशिश करता है। उसकी मुश्किलें बढ़ने लगती है, समस्याओं का आंकड़ा ऊपर चढ़ता है, बात अधिक उलझती है।
नायक कहानी की सारी नकारात्मक और सकारात्मक ताकतों से सामना करता है। फिल्म में दोनों पक्षों में मतभेद होते हैं, संघर्ष होते हैं। कहानी के दूसरे चरित्र और कुछ उपकथाएं हमको साफ दिखने लगती है, यानी पहले अंक तक जो कहानी हमें सदी हुई सी दिखती है वह सेट अप पूरा होने के बाद थोड़ी सी बिखरती है। ऐसे में कहानी थोड़ी सी फैल जाती है। तो ये दूसरा अंक विस्तार का है, लेकिन विस्तार का मतलब बेतरतीब विस्तार नहीं है। यूँ समझिए कि एक तना आपने खड़ा किया, उस पर शाखाएं अब लगानी है ताकि वह एक खूबसूरत पेड़ दिखे, जैसे टाइटैनिक में जैक और रोज को साथ होना था। लेकिन बहुत समस्याएं है, जैसे अब एक कर समस्याएं आती है और इस चरम पर पहुंचती है कि जिंदगी और मौत का खेल हो जाता है। लगान में क्रिकेट मैच जीतना है, लेकिन समस्याएं बहुत है। किसी को क्रिकेट खेलना आता नहीं, गांव के लोग साथ नहीं, टीम बनाने में समस्या है, टीम में समन्वय की समस्या है। ऐसी कौन सी समस्या नहीं है जो साबित नहीं करती कि मैच जीतना मुश्किल है। उड़ान में रोहन को राइटर बनना है, लेकिन बहुत समस्याएं है। घोंसला में खोसला परिवार को प्लाट वापस हासिल करना है, लेकिन इस रास्ते में बाधाएं बहुत है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में राज और सिमरन को साथ होना है, लेकिन बहुत समस्याएं है। पहले ठीक से प्यार तो करे, प्यार हो गया है तो बता नहीं पा रहे हैं, और फिर कहानी पंजाब जा पहुंचेगी, जहां से सिमरन को जीत पाना राज के लिए और भी मुश्किल होगा। फिल्म की अवधि के लिहाज से यह वाला हिस्सा सबसे लंबा होता है। 100 मिनट की फिल्म में लगभग 65 मिनट आपको इस दूसरे अंक पर देने चाहिए। फिल्म या कहानी का शरीर दूसरा अंक ही बनाता है। सबसे ज़्यादा मज़ा हमें इसी में आता है, क्योंकि यह जटिलता और उतार चढ़ाव से भरा होता है। दूसरा अंक लिखना भी लेखक के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। सबसे पहले तो कहानी में इतना वज़न होना चाहिए कि एक घंटे से ज़्यादा के इस अंक में बिना कमज़ोर पड़े वो दर्शकों को पसंद आती रहे। कई बार तो कहानी में इतना कुछ होता ही नहीं और ये अंक जबरन खींचा हुआ लगता है। वहीं दूसरी ओर सभी किरदारों और उपकथाओं में भटकना यहाँ आसान है। बहुत कुछ कहने की चाहत रखने वाला लेखक खुद अपनी बनाई कहानी में फंस जाता है। अंततः कहानी के इस हिस्से में संघर्ष को, यानी कथा प्रभाव को ऊपर नीचे करते हुए उस चरम तक पहुंचना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, जहां से लगता है कि अब समाधान ही एकमात्र रास्ता है। हमको लगने लगता है कि सारी उप कहानियाँ एक जगह जाकर अब मिल रही है और अंत अब ज़्यादा दूर नहीं है। बहुत कुछ कहने की चाहत रखने वाला लेखक खुद अपनी बनाई कहानी में फंस जाता है। तीसरा अंक यानी समापन, रिजोल्यूशन। तमाम उतार चढ़ाव से गुजरकर टाइटैनिक के जैक और रोज तय करते हैं कि अब चाहे जो कुछ भी हो साथ ही रहना है। जहाज डूबने लगा है, दोनों साथ समुंदर में कूद जाते हैं।
दोनों साथ समुद्र में कूद जाते हैं। अब आर या पार। उड़ान में रोहन तय करता है कि अब बस बहुत हो गया पिता का अत्याचार। सीधे भिड़ जाने की भावना के साथ उसने पापा की गाड़ी तोड़ दी है। द मैट्रिक्स में नियो एंडरसन जानता है कि गुरु मॉर्फियस को बचाने के लिए उसे ही जाना होगा। अभी उसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है। अभी उसे खुद पर यकीन भी नहीं आया है कि वो ये कर सकता है या नहीं, लेकिन वो कहता है प्लग मी इन। अब आर या पार। लगान में खेल का आखिरी दिन है। सारे बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। भुवन बचा है। कमज़ोर बल्लेबाज बचे हैं और इन बहुत सारे बनाने हैं और रन बहुत सारे बनाने हैं। क्वीन की रानी का प्रेमी उससे मिलना चाहता है। उससे मिलने आता है और कहता है सॉरी रानी, गलती हो गई, अब शादी कर लेते हैं। रानी को तय करना होता है कि अब वह क्या करेगी। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में राज और सिमरन की तस्वीर पकड़ी जाती है। राज को थप्पड़ पड़ता है और घर से निकाल दिया जाता है। शोले में जय मर जाता है और वीरू कहता है गब्बर मैं आ रहा हूँ। उस वक्त हमको पता है कि कहानी खत्म होने वाली है। तीसरे अंक में कहानी अपने सारे बिखराव को वापस समेटने लगती है। अचानक दर्शक को लगता है कि अब फिल्म खत्म होने वाली है। तीसरा अंक बहुत छोटा होता है। 100 मिनट की फिल्म में लगभग 15 मिनट का यह अंक एकदम गुथा हुआ होना चाहिए, काफ़ी रोमांचक। इस अंक की जो मुख्य घटना होती है उसको जब हम क्लाइमैक्स कहते हैं, जिसके बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि किस तरह क्लाइमैक्स बनाया जाता है। पहले अंक की ही तरह तीसरा अंक सरल, सधा हुआ और तेज़ी से आगे बढ़ने वाला होना चाहिए। अगर आपने फिल्म का अंत शुरू में निर्धारित कर लिया है और पहले और दूसरे अंक को लिखते हुए तीसरा अंक आपके दिमाग में स्पष्ट है, तो इसे लिखने में अपेक्षाकृत आसानी होनी चाहिए। सरल और रोमांचक होने के कारण तीसरा अंक कहानी की उचित अंत प्रदान करता है और दर्शक एक अच्छी कहानी देखने का सुख महसूस करते हैं। पहले अंक के खत्म होने पर जो निर्णायक घटना है, सिड फील्ड उसे प्लॉट पॉइंट 1 कहते हैं, वो आपने ढूंढ ली है, तो आपको दूसरे अंक के समापन की घटना भी देखनी है। सिड फील्ड उसे प्लॉट पॉइंट 2 कहते हैं। इस दोनों घटनाओं से कहानी वापस न मुड़ने वाले कदम लेती है। इतना करते ही मोटे तौर पर आपको पता चल जाएगा कि आपकी कहानी में कब क्या होने वाला है। बस यह याद रखिए कि आप अपनी कहानी का 3 बनाएंगे। अपनी कहानी का अंक वाला ढांचा बनाएंगे, उस पर काम शुरू करेंगे। कुछ दिन बाद आपको पता चलेगा कि आपके ढांचे में कुछ समस्या है, तो नया बनाइए। इसमें 20, 65 और 15 मिनट वाला आंकड़ा महज सूचना परक है। ऐसा नहीं है कि आप उसी पर अटक जाएं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। जिस फिल्म की अवधि और कहानी के टोन की अपनी मांग होती है, जैसे कासाब्लांका का पहला अंक काफ़ी लंबा है, इसलिए 3 अंक वाले ढांचे को पटकथा के सबसे ताकतवर औजार की तरह समझिए। अब यह आप पर निर्भर है कि कितना उपयोगी ढंग से आप इस औजार को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे एक सफल कहानी का फॉर्मूला ना समझें, लेकिन कहानी को समझने में और उसका स्ट्रक्चर तय करने में
ये आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। 3 अंक का यह गणित काफ़ी वैज्ञानिक और विश्वसनीय है, लेकिन हमारे यहाँ बॉलीवुड की फिल्मों में इंटरवल एक मजबूरी है। कई बार इंटरवल तक फिल्म का सेटअप ही चलता रहता है और इस 3 अंकों के ढांचे में कहानी नहीं आ पाती। फिर इंटरवल के बाद तेज़ी से दूसरा और तीसरा अंक समेटने की कोशिश करते हैं और फिल्म की पटकथा का पूरा प्रवाह खराब हो जाता है। बहुत सी फिल्में इस गलती की वजह से भी खराब हो जाती है। होना यह चाहिए कि आप 3 अंक के ढांचे में ही अपनी कहानी को सोचें, सेटअप, कन्फ्रंटेशन और रेजोल्यूशन। जब इतना सब कर ही रहे हैं तो एक और काम करिए। जिन 300 शब्दों में आपने अपनी कहानी का ढांचा लिखा है उस पर वापस लौटें और इसे 3 अंकों वाले ढांचे के मुताबिक लिखें। यानी पहला अंक 100 शब्दों का, दूसरा 150 शब्दों का और तीसरा केवल 50 शब्दों में लिखने की कोशिश करें। इससे होगा यह कि अभी से 300 शब्दों की आउटलाइन से ही आप 3 अंकों में आप अपनी कहानी कहने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप कई बार लिखकर इसको अच्छा बना लेंगे तो आप 600 शब्दों पर जा सकते हैं। 600 शब्दों में आप अच्छा बना लेंगे तो आप 600 शब्दों पर जा सकते हैं। 600 शब्दों में आप उसे 150 शब्द, 350 शब्द और 100 शब्दों में बांटिए। इस तरह कहानी को फैलाते जाएं, घटनाएं जोड़ते जाएं। 600 शब्दों से फिर आप अपनी कहानी के 1200 शब्दों तक जाएं। फिर 500 शब्दों पर जाएं और वहां से 5000 शब्दों तक अपनी कहानी को ले जाएं। शब्द संख्या बढ़ाते जाएं, लेकिन 3 अंक वाले ढांचे को नज़रअंदाज ना करें। ऐसा कहने से आपके साथ लगभग वैसा ही होता जाएगा कि आप एक हेलीकॉप्टर से ऊपर गए थे और जो के त्यों नीचे आ रहे हैं। कहानी का विस्तार आपको समझ में आ रहा है, आपको कहानी दिखने लगेगी। कहीं भी आप फंस जाएं, मसलन 500 शब्दों में आपको दिक्कत होने लगे तो आप लौटकर पुराने दस्तावेज पर जाइए कि 2500 शब्दों तक सब ठीक था, तो अब गड़बड़ कहाँ है। इस तरह 3 अंक फॉर्मूले को अपने लेखन में लेकर आए। 5000 शब्द काफ़ी होते हैं। अगर आपने बहुत मेहनत से ये 5000 शब्द लिख लिए हैं तो आप अब तैयार है अपनी कहानी को दृश्यों और संवादों में लिखने के लिए। तो हमने यह जाना कि अपनी कहानी को समय और स्क्रीन टाइम के हिसाब से सोचिए। कहानी से दूर जाकर उसको बिना अतिरिक्त प्रेम किए निरपेक्ष भाव से देखते रहिए और काम करते रहिए। उसमें 3 अंक के ढांचे को इस्तेमाल कीजिए। जो कहानी बनाना हमने पिछले अध्याय में पढ़ा उससे इस ढांचे में फिट करते हुए आगे बढ़िए।